ये अपना 13th यूनिट है जो अपने सिलेबस में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ओपन चेन के बारे में। ओपन चेन, ओपन चेन के अंदर 3 तरह के होते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक है। जो एल्केन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूज्ड किस तरीके से होते हैं कि जो मैंने यहाँ पर बोला कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, वो केवल एक ही जगह होते हैं और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं। और उसी तरीके से एल्काइन में कहीं एक जगह एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। और यदि एल्काइन की बात करें तो इसका CnH2n-2 होता है। तो आज का अपना टॉपिक है एल्केन के बारे में, इसका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एल्केन तो एक ग्रुप का नाम हो गया। अब एल्केन के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। यानी कि एक कार्बन का जो कंपाउंड होगा यह मीथेन, 2 कार्बन का कंपाउंड इथेन, 3 कार्बन के कंपाउंड प्रोपेन, और 4 कार्बन की जो कंपाउंड्स हैं यह ब्यूटेन होता है। इस तरीके से और चलते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी कि इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सबों को आप उस मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड का मतलब होता है या तो वह एल्कीन हो सकता है या तो फिर एल्काइन हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, जरा बात को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, या तो फिर यहाँ पर CH3 यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH है। यदि यहां पर डबल बॉन्ड है तो यह भी अनसैचुरेटेड है, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यह भी अनसैचुरेटेड है। एक्चुअली यह एल्कीन है और यह एल्काइन है। 3 कार्बन है इसलिए यह प्रोपीन है, और ये 3 कार्बन वाला है तो यह प्रोपाइन कहलाएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको एक से ज़्यादा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर
हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहां पर यदि आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहां पर CH3, यहां पर CH और यहां पर CH2। जो यहां पर डबल बॉन्ड था इसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, तो वो पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएंगे और जो ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। तो आप इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3, इसे यहां पर लिख सकते हैं CH2 और इसे आप यहां पर लिख सकते हैं CH3। तो 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला मिला, तो अब यह बन गया एल्केन यानी कि प्रोपेन। अब यहां पर यदि हम इसकी बात कर लें तो यहां पर CH3 है और यहां पर C है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो यहां पर ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और दोनों के 2-2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब 4 हाइड्रोजन का मतलब कि आपको यहां पर 2H2 लेना पड़ेगा और 1 2 3 और 4 इस तरीके से हो गया। तो ये भी फाइनल आपको क्या मिला, जरा देखिए, ये CH3 है, आपने यहां पर CH3 लिखा। अब ये क्या हो गया, CH2 और ये क्या बना, CH3, तो ये हो गया CH3। अब यहां पर क्या है कि ये जो हाइड्रोजन हमने इसको दिया, ये हाइड्रोजन आया कहां से, इसको हाइड्रोजन देने वाला कोई तो एजेंट चाहिए। अब जो इसे हाइड्रोजन दे रहा है उस एजेंट का यहां पर नाम है, या तो निकेल हो सकता है, या तो प्लेटिनम हो सकता है, या तो फिर पैलेडियम हो सकता है। तो निकेल, प्लेटिनम व पैलेडियम यह रिड्यूसिंग एजेंट है। निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इसके कारण इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है और हाइड्रोजन का जुड़ना आप जानते हैं रिडक्शन होता है, और जिसके कारण रिडक्शन हुआ वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो रिडक्शन यहां पर निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम के कारण हुआ, इसलिए निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम क्या कहलाएगा, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब इसका एक नेम रिएक्शन होता है। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेवेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन, तो समझ जाइएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया गया है और यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो कॉपी कर लीजिए। अब जब रिडक्शन की बात आती है तो रिडक्शन कई तरीके से होते हैं, क्योंकि रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के जुड़ने की बात कर रहे हैं। अभी यदि इस बात को ध्यान से समझ लेते हैं तो +2 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि वह कौन कौन से केमिकल सबस्टांसेज हैं जिसका काम हाइड्रोजन जोड़ना है। अब यहां पर एक चीज देखिए कि मैंने हाइड्रोजन को H2 करके लिखा है
और कहीं कहीं पर देखिएगा मैं H लिखूंगा और यहां पर मैं बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दूंगा। तो इस हाइड्रोजन का मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अब नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, यानी कि जिस हाइड्रोजन का जन्म अभी से ठीक 1/8 सेकेंड पहले हुआ है, वह हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन का जन्म अभी से ठीक 1/8 सेकेंड ठीक पहले हुआ है, अभी यह एटॉमिक फॉर्मेट में है, अभी यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, ऐसे हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और नेसेंट हाइड्रोजन किसी कैटेलिस्ट से मिलता है। तो अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 2 में नोट कर लें, बाय द रिडक्शन ऑफ हाइलोएल्केन्स, बाय द रिडक्शन ऑफ हाइलो एल्केन्स। अब यदि आपके पास कोई हाइलो एल्केन है, अब हाइलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो उसे हाइलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा RX। अब यहां पर R का मतलब समझिए, R का मतलब CH3 भी हो सकता है, R का मतलब C2H5 भी हो सकता है, या C3H7 भी हो सकता है। कहने का मतलब कि CnH2n+1 इस फॉर्मूले पर जो भी बनेगा उसे हम लोग एल्काइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल्काइल, ठीक है। और इस एल्काइल के साथ यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहां पर X का मतलब हो गया या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल के रूप में ले लिया कि R का मतलब कुछ भी हो सकता है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको पेपर में जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप उसे उस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर मैंने लिखा 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो अब ये नेसेंट हाइड्रोजन निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम नहीं देता है, तो इसका मतलब हम यहां पर निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या यूज किया, जिंक प्लस HCl, यानी कि जिंक और HCl जब आपस में रिएक्ट करता है, अजी जिंक और HCl जब आपस में रिएक्ट करता है तो यह ZnCl2 बन करके बाहर निकल जाता है। जरा देखिए,
हमने यहाँ पर Zn लिया और 2HCl लिया, तो ये यहाँ पर बनाएगा ZnCl2 और प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब यही नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो रहा है, समझ में आया क्या? सर निकेल पैलेडियम क्यों यूज करा था? एक्चुअली क्या होता है, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये 3 ऐसे मेटल होते हैं जिसमें एक खास कैरेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर यह प्लेटिनम का कोई प्लेट है या निकेल का कोई प्लेट है, तो इसके आसपास में एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। जैसे टेबल के ऊपर डस्ट कैसे आकर के चिपक जाते हैं, उसी तरीके से निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम के सरफेस पर एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए पहले वाले में जहाँ पर कि हमने एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन लिया था, वहाँ पर हमने निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम यूज किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जिंक प्लस HCl लिया है कि ये दोनों रिएक्ट करके हमें नेसेंट हाइड्रोजन देता है और यही नेसेंट हाइड्रोजन आगे रिएक्ट करता है। अब यह किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो ये जो हाइड्रोजन है यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन यानी कि ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेकर के HX बन करके बाहर निकल जाएगा क्या? अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ रह गया? R बचा हुआ रह गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो RH क्या बना? एल्केन बना। जैसे आप इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए R का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि CH3 भी हो सकता है। यस सर। यहां पर X का मतलब Cl भी हो सकता है। यहां पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन आपने लिखा, यस सर। यही कैटेलिस्ट आपने यहां पर यूज किया। यह Cl और यहां से एक H, HCl बन करके बाहर निकल गया। CH3 यहां पर है और एक H यहां पर है, तो मिल करके क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा क्या? यस सर। मीथेन तैयार हुआ। यदि हमारे पास C2H5 है, R का मतलब ये भी होता है, इसके साथ मान लीजिए कि यहाँ पर Br लगा हुआ है। यदि यहाँ पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन आपके पास है और यहाँ पर भी आपने यही कैटेलिस्ट लिया है, तो इस बार क्या निकलेगा? H और Br। तो आपने यहाँ पर लिखा है HBr। अब यहाँ पर C2H5 है, C2H6 हो जाएगा। थैंक यू, यह जगह C2H6। ये समझ में आया क्या? कोई डाउट? अब यहाँ पर एक चीज हमें और सीखना पड़ेगा, वह कौन कौन से केमिकल हैं जो कि इसको नेसेंट हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं वो बताता हूं कि नेसेंट हाइड्रोजन हम किस किस से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 2 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन और एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, यह मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है।
और जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है उसे केवल H लिखते हैं, यह एटॉम के रूप में पाया जाता है। अब मान लीजिए कि ये दोनों रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद इसने पहले हाइड्रोजन एटॉम बनाया, फिर 1/8 सेकेंड के बाद वो हाइड्रोजन एटॉम आपस में मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बदल जाता है। तो जब तक वह मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होता है, जब तक वह एटॉमिक फॉर्मेट में रहता है, तब तक के लिए उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, यानी कि जिसका जन्म अभी से ठीक 1/8 सेकेंड पहले हुआ है। समझ में आ गया? ऐसे अमलगम का मतलब समझ लीजिए। मरकरी का मतलब समझते हैं ना, मरकरी एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मरकरी के साथ यदि आप किसी मेटल को मिला देते हैं तो वह उसका एलॉय बन जाता है और उसी को अमलगम कहते हैं। अब यदि मरकरी के साथ सोडियम मिला देंगे तो वह सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम मिला देंगे मैग्नीशियम अमलगम, जिंक मिला देंगे जिंक अमलगम, और एल्युमिनियम मिला दिया था एल्युमिनियम अमलगम। तो एल्युमिनियम अमलगम और इसके साथ इथेनॉल, इथेनॉल, और एक और यहां पर हम लोग लेते हैं जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब तक +1 में है तब तक इतना याद रखें कि इनमें से आप किसी का भी यहां पर यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन लेने के लिए। समझ में आ गया? तीसरा लिखें, तीसरा मेथड है यहां पर बाय WURTZ उड्ज रिएक्शन। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एल्काइल हैलाइड 2 सोडियम के मेटल के साथ रिएक्ट करता है। 2 एल्काइल हैलाइड 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मान लीजिए कि 2 एल्काइल हैलाइड आपने लिया, तो एल्काइल हैलाइड को मैंने उसी तरीके से RH लिख दिया, प्लस आपने यहाँ पर 2 सोडियम ले लिए और फिर यहाँ पर हमने RH लिख दिया। तो 2 एल्काइल हैलाइड हो गया, 2 सोडियम मेटल हुआ, और यह रिएक्ट कब करेगा? जब हमारे पास ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, X जो लिखा हुआ है वो क्या है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। और जो हाइड्रोजन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यह मेटल जो है दुनिया में जितने भी मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो प्लस को जब माइनस मिल जाएगा तो उसके साथ बाहर हो जाएगा। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों यहां से मिल करके बाहर निकल गया। क्या बनाया भाई? 2NaX। अब जो बचा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये बना R और R। देखिए यहां पर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं।
कि R का मतलब आप यहाँ पर CH3 भी लिख सकते हैं और X का मतलब आप Cl ले सकते हैं। यस सर। यहाँ पर 2Na ले लिए और जो एल्काइल हैलाइड आपने यहाँ पर लिया वही एल्काइल हैलाइड आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ भी आपने Cl और CH3 ले लिया और यहाँ पर भी आपने ड्राई ईथर यूज किया। तो इस बार क्या निकलेगा, यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा क्या? यस सर। तो यहाँ से 2NaCl निकला। क्या बचेगा भाई जरा देखिए तो। C2H6। हाँ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, CH3CH3 भी लिख सकते हैं या फिर 2 कार्बन है तो C2 हो गया, 3 + 3 6 हाइड्रोजन है तो H6 लिख सकते हैं। तो ये क्या मिला, इथेन मिला। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी कमी क्या है कि इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते हैं या ओड नंबर कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकते हैं। यानी कि इससे जब भी मिलेगा तो इवन नंबर वाला मिलेगा, यानी कि 2 कार्बन वाला बनेगा, 4 कार्बन वाला बनेगा, 6 कार्बन वाला बनेगा, 8 कार्बन वाला बनेगा। 1 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, 3 कार्बन वाले नहीं बनेंगे, 5 कार्बन वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हाइड्रोजन तो उस फार्मूले के हिसाब से होगा ना, मेन तो कार्बन को याद रखना है। समझ में आ गया? क्योंकि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो यदि मान लीजिए कि यहां पर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 × 2 = 8 अब +2 10 हो जाएंगे, यानी कि इसके डबल से 2 ज्यादा। मान लीजिए कि कार्बन यहां पर मिला 6 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, डबल से 2 ज्यादा 14 हो जाएंगे भाई। यदि कार्बन यहां पर 8 है तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब समझ में आ गया? इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स आपको यहां पर इस मेथड से मिलेंगे, लेकिन ओड नंबर कार्बन वाले आपको हाइड्रोकार्बन्स इस मेथड से नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, तो कॉपी कर लीजिए। ईथर का नाम सुने हुए हैं? ईथर एक तरीके का केमिकल है, ठीक है, जिससे कि बेहोश वगैरह करते हैं, और उसमें यदि मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो तो ड्राई ईथर हो गया। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं एक फ्रैंकलैंड। हाँ, 10 मेथड में बताऊंगा यहां पर, आज तो 4 ही हो पाएंगे, जितना होगा। फ्रैंकलैंड मेथड, यह भी लगभग इसी तरीके का होता है, ऊपर वाले की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, इसमें सोडियम के जगह पर जिंक यूज करते हैं, बस इतना ही अंतर है। यहां पर भी क्या होता है, 2 एल्काइल हैलाइड एक जिंक मेटल के साथ, इसमें 2 सोडियम लिए थे, इसमें 1 जिंक लेना पड़ता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है और जिंक की वैलेंसी 2 है। तो इसके 2 सोडियम के बराबर यह अकेले 1 जिंक है। ठीक है ना? बाकी सेम टू सेम रहेगा सही है। बाकी कॉमा फुल स्टॉप सेम रहेंगे।
यहाँ पर XR लिखे, वही यहाँ पर ड्राई ईथर यूज करेंगे। तो जिंक चूंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों यहां से बाहर निकल जाएंगे और यह बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 है, ठीक है ना, इसलिए यहां से ZnCl2 निकलेगा। अब ये दोनों एल्काइल आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, यह बनाएगा R और R। समझ में आया? अब यहां R के जगह पर चाहे CH3 ले लो या C2H5 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। उसके बाद 5 नंबर में होता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। बाय डीकार्बोक्सिलेशन, अब ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, ऊपर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो जगह हम लोग खाली कर लेते हैं। इसके रिएक्शन को मैं ऊपर में लिख रहा हूं। यहां पर याद रखना है RCOONA, इसे पढ़ा जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। अब प्रश्न उठता है कि जी सोडा लाइम क्या है, तो मैं पहले यहां पर ये बता दूं कि सोडा लाइम कहते किसे हैं। सोडा लाइम का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में भाग लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कराने में मदद करता है। तो यहां पर आप लिखते हैं NaOH और इस एरो के ऊपर में लिखते हैं CaO। अब जरा से इसका मतलब समझिए, कहीं पर यदि DE लिखा हुआ हो तो DE का मतलब होता है निकल जाना। तो भाई कौन निकल रहा है यहां से, तो यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहां से कार्बन निकल रहा है। तो कार्बन का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। अब कार्बन ऐसे तो निकलेगा नहीं, या तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकले, या तो कार्बन कार्बोनेट के रूप में निकले। तो जब कार्बन या तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है या तो फिर कार्बोनेट के रूप में निकलता है, तो उसे कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर देखिए, यह जो कार्बन है यह कार्बोनेट के रूप में निकल रहा है, Na2 हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से समझ लीजिए, एक Na और एक Na, 2 Na हुआ,
तो आप यहां पर लिख सकते हैं Na2। एक ये कार्बन है तो आपने C लिखा, और 2 और 1 2 और 3 ऑक्सीजन है, और 3 सर। O3 हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट यहां से एलिमिनेट हो गया, तो बचा आपके पास क्या, R और H। तो आपने यहां पर क्या लिखा, RH लिखा। और क्या था सर इसमें? R यहां पर एल्काइल ग्रुप है। आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल जो लेना चाहें ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, मान लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। पेपर में आ गया क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ C2H6। क्या बनाना है, C2H6 बनाना है बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि डीकार्बोक्सिलेशन मेथड का यूज करना है और यहां से आपको C2H6 बनाना है। तो ध्यान क्या रखना है, जितना कार्बन यहां पर है उतना कार्बन लिखना है, 2 कार्बन लिखेंगे। CH3C ऐसे लिखेंगे। 2 कार्बन को कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे और एक कार्बन ऐसे रखेंगे जिसके साथ हमें OONA लगाना है। ठीक है, और बाकी जितना चीज लिखा हुआ है लिखिए, NaOH, ऊपर में कैल्शियम ऑक्साइड। यस सर। तो यहां पर देखिए कि क्या चीज निकल रहा है भाई, यहां से निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा क्या, यस सर। तो क्या बचा, ओ एक चीज कम हो गया, सॉरी सर पीछे भी आएगा। सॉरी, जितने कार्बन है यहां पर मिस्टेक हो गई, 2 कार्बन है ना और 6 हाइड्रोजन है। तो जितना कार्बन है और जितना हाइड्रोजन है इसमें से एक कम हाइड्रोजन ले लीजिए। आप यहां पर ले लें C2H5 और इसके साथ ये COONA लिख दीजिए। अब समझ में आ गया। तो अब C2H5 ये है और एक H ये है, तो क्या बना, C2H6 बना क्या। यस सर। यदि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाता कि यहां पर C3H8 वाला कंपाउंड चाहिए इसी मेथड से, तो C3H7 होता सर। तो C3H7 लेते और फिर यहां पर COONA प्लस यहां पर NaOH, और यही कहानी ऊपर में लिखते, और इस बार यहां से क्या निकल जाता भाई, C3H8 और ये पोर्शन यहां से बाहर। यस सर। देखिए C3H7 और एक H, C3H8 बन गया क्या। यस सर। तो देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन कई जगह यूज हो रहे हैं, तो इस तरीके से अपने को याद करना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, R है। ये जो देख रहे हैं, ये जो गोल बना रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, R हो गया। कोई डाउट यहां तक।
हम लोग सर कौन सा चैप्टर है ये 13th यूनिट है, आज से ही शुरू हुआ है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें यहां पर उसी तरीके से याद रखना है, 2R COOK, Na की जगह पर K, और +2 वाटर, और इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है, यहां से ये CO2 निकल जाता है, ठीक है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो वाटर है इसमें H+ और OH- होते हैं, तो 2 वाटर है तो 2 H+ और 2 OH- होंगे, और यहां पर K जो है मेटल है, पोटासियम मेटल है, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यह KOH बन करके बाहर निकल जाएगा क्या। तो देखिए क्या क्या बाहर निकल रहा है, पहले तो यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, यहां से 2 KOH बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, यहां पर 2 R बचा है और 2 H बचा है, तो यहां पर 2 RH बचा हुआ रह गया क्या। यस सर। समझ में आया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, राइट द इक्वेशन फॉर द formation of C2H6 by Colway's method। समझ में आया क्या। तो इस रिएक्शन को आप अपने से कंप्लीट कर सकते हैं, वही कंसेप्ट, यहां से एक कम हाइड्रोजन ले लेना है, तो यह हो जाएगा C2H5 और यहां पर COOK, 2 यहां पर आपने वाटर ले लिया, यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा, यहां से 2 CO2 बाहर, यहां से 2 KOH बाहर, तो यहां पर C2H6 के 2 मॉलिक्यूल्स मिले क्या। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्डी एजेंट। एक्चुअली ग्रिग्नार्डी एजेंट होता क्या चीज है, RMgX या फिर ARMgX को ग्रिग्नार्डी एजेंट कहा जाता है। अब यहां पर हो सकता है कि आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि R किसे कहते हैं और AR किसे कहते हैं, तो इस बात को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इस रिएक्शन को यहां से रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे
इसको हम लोग दोबारा लिख लेंगे, पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग लेट आए हैं। यहां पर जान लीजिए कि आपने एल्केन का नाम सुना होगा। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसे एल्काइल कहा जाता है, और इसी एल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल्केन का मतलब यहां पर मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। मीथेन का आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है CH4, इसका होता है C2H6, इसका होता है C3H8। यानी कि इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं एल्केन के। यदि इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो मीथेन है यह कहलाएगा अब मिथाइल। इथेन का नाम होगा यहां पर इथाइल, प्रोपेन का नाम होगा यहां पर प्रोपाइल, ब्यूटेन होगा तो उसका नाम होगा ब्यूटाइल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, CH3 हो गया, इसका एक बॉन्ड फ्री। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, C2H5 रह गया। यहाँ पर C3H8 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, C3H7। ये समझ में आ गया क्या? यदि मैं ये कह दूं कि इस क्लास में कौन पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स में आप भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं। लेकिन यदि पर्टिकुलर मैं नाम पूछूं, तो यदि मैं सौरभ अत्री बोल रहा हूं तो वो यही होगा। स्टूडेंट में ये भी हैं और आप भी हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलर नाम ले लिया तो उसमें कोई एक स्टूडेंट का नाम आएगा। तो यदि हमने एल्काइल बोला तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि R से इसे भी, इसे भी, इसे भी और को भी दिखा सकते हैं। लेकिन यदि मिथाइल बोल दिए तो इसका मतलब CH3 ही है, इथाइल बोल दिए तो C2H5 ही है, प्रोपाइल बोले तो C3H7 है, और ब्यूटाइल बोले तो C4H9 हो जाएगा। समझ में आया? अब यदि इसके साथ ये सब क्या कहलाएंगे? R कहलाएंगे। इसके साथ Mg लगा हुआ हो, Mg का मतलब मैग्नीशियम, और X का मतलब मैंने यहां पर बताया था, यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो इन सबों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर X यूज करते हैं। यदि कहीं पर X लिखा हुआ है तो मर्जी आप Cl लिखो तब भी ठीक है, Br लिखो तब भी ठीक है। आपने यहाँ पर X लगा दिया तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो R का मतलब क्या है? हाँ, केवल R का मतलब हो गया एल्काइल, लेकिन R के साथ मैग्नीशियम हो और हाइड्रोजन हो तब इस पूरे का नाम हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बना रहे हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बहुत कुछ बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। वो सब चीज़ हम लोग +2 में पढ़ेंगे। आज हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हाउ टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मान लीजिए कि आपसे पेपर में यह पूछ दिया गया, क्या पूछा गया, एक जनरल फॉर्मूला में यहां पर लिख लेता हूं तब सही समझ में आएगा आपको। आपने यहां पर लिखा RMgX, वाटर के साथ आपने यहां पर रिएक्ट कराया और इसके लिए आपको चाहिए ड्राई ईथर। वाटर में से एक हाइड्रोजन ले लेगा R, वाटर में से एक हाइड्रोजन कौन लेगा? R, और यह बनाएगा RH। अब जब इसको एक हाइड्रोजन मिल गया तो यह एल्केन बन गया। अब यहां पर H2O में से जब एक H निकल गया तो क्या बचा? OH बचा, और वह OH ले लेगा MgX और इसे लिखा जाएगा MgOHX। समझ में आया क्या? पेपर में क्वेश्चन आया, हाउ टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, यही होता है क्या? यहां पर आपको जितने कार्बन इसके फॉर्मूले में नजर आ रहे हैं, ये यूं कर दिए कि इसका जो भी फॉर्मूला है उसमें से एक कम हाइड्रोजन ले लो। तो यदि CH4 है तो क्या लेंगे? CH3 लेंगे, एक कम हाइड्रोजन लेना है। आपने यहां पर R की जगह पर ले लिया CH3। समझ में आया क्या? Mg है तो आपने Mg लिख दिया। X के जगह पर ब्रोमीन ले लो, X के जगह पर आपने क्या ले लिया? ब्रोमीन। कोई एक हाइड्रोजन लेना है। इसको आपने किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखिए क्या होगा, यह CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन लेगा क्या? तो अब CH3 और एक हाइड्रोजन क्या बन गया? CH4 बना। पहले से हमारे पास ये CH3 था, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, अब क्या हो गया? CH4 हो गया। मीथेन तैयार हो गया, प्लस MgOH और यहां पर Br। कितना इजी रिएक्शन है। यदि मीथेन के जगह पर यहां पर प्रोपेन पूछ दिया जाता, प्रोपेन, और प्रोपेन का पता है कि C3H8 होता है, तो बताइए यहां पर हम क्या लेते? C3H7 ले लेते। यदि आपको यहां पर ब्यूटेन कह दिया जाता और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, तो आप यहां पर क्या लेते? C4H9 ले लेते। आ जाइए, समझ में आया क्या? कोई डाउट? अब समझ में आ गया? आ जाइए। सर, हम एक कम हाइड्रोजन क्यों लेते हैं? तभी तो एल्काइल बनेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? एल्केन से एक हाइड्रोजन कम वाले को एल्काइल कहते हैं। अब समझ में आई क्या? मैंने अभी यही समझाया था ना। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए किसी भी तरीके से तो उसे एल्काइल कहते हैं। तो हमें यहां पर R का मतलब एल्काइल चाहिए, तो जिस नाम का एल्केन चाहिए उसी नाम का एल्काइल लेना पड़ेगा। ठीक है? आप कल आए नहीं थे, तब तक आप सॉलिड के और सॉल्यूशन के MCQ करें।
या +1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो समझें, दोनों सुविधाएं आपके पास है। हाँ, आपके कन्वर्जन में ये बहुत मदद करने वाला है। अब देखिए 8वें नंबर में मैंने यहां पर लिखा है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव्स। देखो एल्कोहल को हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, ROH, एल्डिहाइड को लिखते हैं CRH डबल बॉन्ड O, कीटोन को लिखते हैं C डबल बॉन्ड O R और R लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को OH डबल बॉन्ड O, या इसका डेरिवेटिव्स एसिड क्लोराइड ले लीजिए RCl। इस तरीके का कोई भी कंपाउंड होगा, चाहे एल्कोहल हो, या एल्डिहाइड हो, या कीटोन हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर इसके डेरिवेटिव्स हो, इसका रिडक्शन कराने पर अपने को एल्केन मिलता है। इसका रिडक्शन कराने पर क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। और एल्केन क्या चीज होता है, हाइड्रोकार्बन है। एल्केन में दो ही चीज होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कि इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हमें निकालना पड़ेगा, तभी एल्केन बनेगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीजन निकालने का काम जिसका होगा वो ऑक्सीजन निकालेगा। और ऑक्सीजन निकालने का जो मेन काम है, यहां पर जरा देख लीजिए, ऑक्सीजन निकालने का काम होता है रेड फॉस्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन निकालने का काम ऑक्सीजन निकालने का काम किसका होता है, रेड फॉस्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रेड फॉस्फोरस क्या करता है, यहां जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन को तोड़ के अलग करता है और आयोडीन को अलग करता है। ये रेड फॉस्फोरस का काम है, काम ही याद रखना है। रेड फॉस्फोरस का काम समझ में आ गया। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, यहां से आयोडीन को अलग करेगा और हाइड्रोजन को अलग करेगा। ये आयोडीन अलग हो गया। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, अब यहां पर जो दो हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां से OH बन करके बाहर निकल जाएगा, वाटर। देख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहां से OH को पकड़ा और बाहर निकल गया। एक हाइड्रोजन बचा, वो R के साथ जुड़ करके एल्केन तैयार हो गया। क्या यही काम हर जगह होगा? यही काम हर जगह होगा। आप कहेंगे जी यहां पर कैसे होगा? तो यहां पर भी क्या होगा, याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें दो हाइड्रोजन की जरूरत होती है। एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें दो हाइड्रोजन की जरूरत होती है, तभी तो वो वाटर बन करके बाहर निकलेगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा H2O। तो एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? दो हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहां पर जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतना हाइड्रोजन यही इसको देगा। इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। बात समझ में आई क्या? तो यहां से यदि ये दो हाइड्रोजन खर्च हो जाता है ऑक्सीजन को निकालने में,
मान लीजिए कि यहां से इसने बना लिया H2O, तो 2 हाइड्रोजन तो खर्च हो गया इस ऑक्सीजन को निकालने में। यस सर। यहां पर मिला CR H और इसके 2 बॉन्ड फ्री हो गए। यस सर। अब जो फ्री हुआ इसको भी तो हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन यहां पर खर्च हुए? 4। तो यहां पर 4HI लिखेंगे। समझ में आ गया? ये रिएक्शन को देख करके अपना दिमाग लगाना है कि यहां पर कितने हाइड्रोजन आयोडाइड की जरूरत है। तो यह क्या बना लेगा भाई? यहां पर इसने बनाया RCH3 बना लिया क्या? नहीं समझ में आया? देखो ये R था, ये C है, यहां पर पहले से H था, ये 2 बॉन्ड फ्री हुआ तो 2 हाइड्रोजन लग गया। तो देखो RCH3 बना क्या? यस सर। ठीक है, ये H2O बन करके बाहर निकल गया। बताइए कितने I2 निकलेंगे? 2 I2 निकलेंगे, क्योंकि 4 आयोडीन है, 2 आयोडीन मिलकर के I2 बना, तो 4 आयोडीन मिलकर के 2I2 बनेंगे। समझ में आ गया? अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह वगैरह। अब इसी में 2 खास चीज आपको याद रखना है। यदि आप केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्ट करता है, ZnCl2 बन करके बाहर, और यहां पर हमें मिल जाता है नेसेंट हाइड्रोजन, और वह नेसेंट हाइड्रोजन आगे रिड्यूस करता है। इसे कहा जाता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो आपको याद रखना है, जहां पर जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लगा होगा, जहां पर जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लगा होगा, उसका नाम क्या होगा? क्लेमेंसन्स रिडक्शन।